guys and welcome back to my channel सिर्फ IAS। तो यहाँ पे विजय नायर से करंट अफेयर की मैगजीन जो कि जनवरी 2021 की है उसे कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके लिए न्यूज एंड शॉर्ट का पार्ट 2 लेकर आई हूँ। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। तो इसके अंदर हम पहला टॉपिक जो देखेंगे वो देखेंगे मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन का, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं MEE। क्या है ये रिपोर्ट, क्यों आई है समझते हैं। तो रिसेंटली क्या हुआ है, जो MEE की रिपोर्ट है इसमें 146 नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह हैं, इसे रिलीज करा गया है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। अब क्या है ये MEE, क्या है ये एक असेसमेंट है कि किस तरह से कितने अच्छे तरीके से जो नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, इनको मैनेज करा जा रहा है। देखिए प्राइमरीली देखें तो ये क्या ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपनी वैल्यूज को, या अपने जो भी इनके गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या ये उसे पूरा कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अब ये असेसमेंट प्रोसेस है इंडिया के नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का, ये अडॉप्ट करा गया है आपका जो IUCN का वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज, IUCN का जो WCPA फ्रेमवर्क है, MEE मतलब मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन, ठीक है, उससे यहाँ पे इसको हमने यहाँ पे अडॉप्ट करा है इंडिया के अंदर भी। और इसी के अंदर हम यहाँ पे देखते हैं सब कुछ कि हमारे यहाँ के नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है वो कैसे जो है मैनेज हो रहे हैं। ठीक है, अभी MEE जो है मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन, ये क्या क्या कर सकता है, ये यहाँ पे इनेबल और सपोर्ट कर सकता है अडेप्टिव अप्रोच मैनेजमेंट के लिए, है ना, किस तरह से आप मैनेज करिए ये। दूसरा कि असिस्ट कर सकता है इफेक्टिव रिसोर्स एलोकेशन में, कि किस तरीके से हम भाई रिसोर्सेस को एलोकेट वगैरह कर सकते हैं इस फील्ड में। उसके बाद प्रमोट कर सकता है अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी, कि भाई अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे हो, ट्रांसपेरेंसी हो। साथ में हेल्प कर सकता है इन्वॉल्व करने में कम्युनिटी को भी, है ना, यहाँ सारी कम्युनिटी भी इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हो, और यहाँ पे जो वैल्यूज है हमारे नेशनल पार्क की और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की, उसे भी ये प्रमोट करता है। अब ये MEE काफी ज्यादा यूज करा जा रहा है आजकल सरकारों के द्वारा और साथ ही साथ इंटरनेशनल बॉडीज के द्वारा भी, ताकि समझ सके कि आखिरकार क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है ये हमारे PA मैनेजमेंट सिस्टम की। इतनी बात समझ में आई आपको। अब इस रिपोर्ट ने क्या हाईलाइट करा है, एक्चुअली में जो रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट में बताया है कि ओवरऑल जो मीन MEE है इसका जो स्कोर है वो 62.01% चल रहा है, और ये ग्लोबल मीन जो है आपका स्कोर उससे ज्यादा है। ग्लोबल मीन जो स्कोर है वो 56% है और हमारे यहाँ 62% चल रहा है। उसके बाद रेटिंग वाइज देखें तो 13 PS जो है ये काफी अच्छे देखने को मिले हैं, उस अच्छी कैटेगरी में है। उसके बाद 52 जो है वो गुड कैटेगरी में है, 29 फेयर में है, और बाकी सिर्फ 6% जो है वो आपका पुअर कैटेगरी के अंदर डाले गए हैं। अब देखिए तीर्थान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है और साथ ही साथ ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश के अंदर, इनको यहाँ पे हाईएस्ट स्कोर मिला है MEE के अंदर। साथ में टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश और साथ में साथ आपका खापरवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हरियाणा की जो है, इनको सबसे नीचे बॉटम की रैंक दी गई है। तो इतनी बात आपको समझ में आई। नेक्स्ट बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट हमारा इसके अंदर टॉपिक है वो कहता है क्लाइमेट अडेप्टेशन समिट 2021। तो ये है क्या एक्चुअली में, तो क्लाइमेट अडेप्टेशन समिट 2021 को होस्ट करा गया है, ऑनलाइन होस्ट करा गया है, ठीक है, ऑनलाइन ये होस्ट हुई है और ऑनलाइन होस्ट किया है नीदरलैंड्स ने। साथ ही साथ यहाँ पे कन्वेंट किया है ग्लोबल लीडर्स और लोकल स्टेक होल्डर्स ने इसको। अब एम इसका क्या है, इसका उद्देश्य है कि इनोवेशन वगैरह फटाफट से और साथ ही साथ स्केल अप हो फटाफट से आपका वर्ल्ड एफर्ट इन अडेप्टिंग द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। ठीक है भैया, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है, तो इसको कम करने के लिए जो भी वर्ल्ड पूरी दुनिया के सारे देश जो हैं वो इसके प्रति काम करें, फटाफट से कुछ इनोवेशन निकालें और फटाफट से इस फील्ड में काम करें। अब ये क्लाइमेट अडेप्टेशन समिट जो है 2021 ये सेट करी गई है टू डिलीवर एन अडेप्टेशन एक्शन एजेंडा। क्या ये डिलीवर करने के लिए अडेप्टेशन एक्शन एजेंडा, ये एक रोड मैप रहेगा फॉर अ डिकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन टुवर्ड्स अ क्लाइमेट रेजिलिएंट फ्यूचर बाय 2030। तो भैया हमको मान के चल रहे हैं ना, मैं आगे अगले 10 सालों में बहुत सारा कंट्रोल करनी है क्लाइमेट, तो अभी अडेप्ट करना पड़ेगा चीजों को, और इसीलिए ये एजेंडा ये लेकर आती है। प्रधानमंत्री ने अपने एड्रेस करते हुए इस SAS 2021 को कहा कि 2030 तक इंडिया यहाँ पे टारगेट करेगा 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को, इसकी कैपेसिटी हमारे पास हो जाएगी, और साथ ही साथ हम रिस्टोर करेंगे
मिलियन हेक्टेयर जो कि हमारी लैंड डिग्रेड हो गई है ना, तो प्लांटिंग वगैरह करके इसको जो है वो रिस्टोर किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम देखेंगे इसके अंदर वो देखेंगे ग्लोबल क्लाइमेट इंडेक्स, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स का। ये क्या है समझते हैं। इसको रिलीज करा गया है जर्मन वॉच। ये जर्मन वॉच क्या है, एक एनजीओ है जो कि आपका जर्मनी में बेस्ड है, तो याद रखिएगा जर्मन वॉच ने इसको रिलीज करा है, नाम है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। इंडेक्स क्या करता है, इंडेक्स एनालाइज करता है कि किस एक्सटेंट तक जो कंट्रीज हैं और रीजन्स हैं उनको अफेक्ट होगा इस वेदर रिलेटेड लॉस इवेंट से। जैसे कहीं पे तूफान आ गया, कहीं पे बाढ़ आ गई, कहीं पे हीट वेव चल गई, तो किस हद तक कंट्रीज वगैरह को इससे अफेक्ट होगा। ठीक है, ये इंडेक्स ये बताता है। कुछ हाइलाइट्स इस इंडेक्स की देखें कि हाइलाइट्स में इंडिया जो है वो 7वें नंबर पे आ रही है, 7वें नंबर पे है कि वर्स्ट हिट कंट्री है, क्योंकि एक्सट्रीम वेदर की वजह जो भी आपकी इवेंट्स 2019 में हुए हैं, और जो सबसे ज्यादा नंबर 1 पे जो मोस्ट अफेक्टेड कंट्री है वो है मोजाम्बिक की। उसके बाद इंडिया जो है, इसके बाद हायर नंबर ऑफ फर्टिलिटीज है और बिगेस्ट इकोनॉमिक लॉस हुआ है इसको 2019 में, समझ रहे हैं। उसके साथ बाढ़ वगैरह जो हुई है हैवी रेन की वजह से, वो भी रिस्पॉन्सिबल है कि हम यहाँ पे 1800 मौतें हुई हैं, और इसकी वजह से बहुत सारे कम से कम 1.8 मिलियन लोगों को अपनी जगह से डिस्प्लेस भी किया गया है। यहाँ पे कुछ 8 ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इंडिया के अंदर ही आए हैं, इनमें से जो 6 थे, 6 तो बहुत ज्यादा ही सीवियर थे। कोई भी कंट्री देखिए वेदर की एक्सट्रीमिटी से भाग नहीं सकती। हर कंट्री में यहाँ पे कुदरती कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो बहुत दिक्कती होती हैं, चाहे उनकी कैसी भी लोकेशन फर्क नहीं पड़ता, कहीं ना कहीं उनके अंदर मुसीबत आती है। साथ में जो गरीब कंट्रीज होती हैं उनको बहुत दिक्कत होती है, क्यों, क्योंकि भाई डैमेज तो हो जाता है लेकिन उसको वापस से सब कुछ नॉर्मल करना बड़ी मुसीबत है उनके लिए खड़ी हो जाती है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, वो कहता है साथी पोर्टल लॉन्च। भैया साथी पोर्टल लॉन्च हो गया है, तो साथी का फुल फॉर्म है बच्चों स्टेट वाइज एक्शंस ऑन एनुअल टारगेट्स एंड हेडवेज ऑन एनर्जी एफिशिएंसी। तो जो पोर्टल है एक ऐसा पोर्टल है जो स्टेट डेजिग्नेटेड एजेंसी फॉर स्टेट लेवल एक्टिविटीज के लिए है, और इसे लॉन्च करा गया है प्यारे बच्चों मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा। अब ये क्या है, ये एक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पोर्टल रहेगा, समझे, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पोर्टल रहेगा जिसे डेवलप करा गया है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा, और ये प्रॉपर रियल टाइम मॉनिटरिंग करेगा जो भी भाई आपका प्रोग्रेस है कि किस तरीके से कई सारी एनर्जी कंजर्वेशन वगैरह स्टेट लेवल पे किस तरह से प्रोग्रेस कर रहे हैं, इन सबको ये मॉनिटर करेगा। अब कुछ बात हम BEE के बारे में जान लेते हैं। BEE मतलब बच्चों ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब इसको लॉ के थ्रू बनाया गया है, पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू बनाया गया है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर आते हैं। ये यहाँ पे असिस्ट करती है डेवलप करने में पॉलिसीज को, स्ट्रेटजीज को, और मेन इसका काम क्या है कि सेल्फ रेगुलेट करे मार्केट प्रिंसिपल्स वगैरह को विद द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ रिड्यूसिंग एनर्जी इंटेंसिटी ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो भैया हमारा इतना यूज फालतू की एनर्जी होती है उसे यहाँ पे कम करें इंडियन इकोनॉमी में विद इन द ओवरऑल फ्रेमवर्क ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001। तो भैया ये पूरा फ्रेमवर्क जो है इस बेसिस पे ही काम करती है 2001 वाले एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट पर। ठीक है, नेक्स्ट यहां आते हैं। नेक्स्ट भैया कहता है सक्षम संरक्षण क्षमता महोत्सव। ठीक है, तो फुल फॉर्म देख सकते हैं आप यहाँ पे क्या है, फुल फॉर्म नहीं मतलब टॉपिक देख सकते हैं, सक्षम संरक्षण क्षमता महोत्सव। तो ये एक कैंपेन है जिसे ऑर्गेनाइज करा है पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन के द्वारा, कि भैया मासेस को बताएं कि भाई कंजर्व करो, एफिशिएंट यूज करो पेट्रोलियम का, नहीं तो जनरेशन आगे वाली जो है अब तो खैर इलेक्ट्रिक कार चलाएगी लेकिन बहुत दिक्कत हो जाएगी सब कुछ अगर बेवजह के लिए यूज करोगे। तो भाई अच्छा अगर आप यूज करोगे जो है कंजर्व करोगे पेट्रोल को, या मतलब एफिशिएंट यूज करोगे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, तो इससे हमारी हेल्थ पे और एनवायरनमेंट दोनों पे ही काफी अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। इसके साथ ये कन्विन करता है कंज्यूमर को कि आप अच्छे क्लीनर फ्यूल्स की तरफ स्विच करिए, और यहाँ पे अपने बिहेवियर में कुछ चेंज लाइए कि आप फॉसिल फ्यूल या आप पैन इंडिया एक्टिविटी जैसे कि आपका साइक्लोथॉन, फार्मर वर्कशॉप, CNG व्हीकल ड्राइविंग कॉन्टेक्स्ट वगैरह, तो ये सब है यहाँ पे जो है आप साथ में ये
कन्विंस करेगा अपने कंज्यूमर्स को कि आप एक काम करो, आप क्लीनर फ्यूल्स की तरफ थोड़ा स्विच करने की कोशिश करिए और अपना थोड़ा बिहेवियर चेंज लाइए कि फॉसिल फ्यूल वगैरह आप कम यूज करें। साथ ही साथ जो इवॉल्विंग पैन इंडिया एक्टिविटीज हैं, जैसे कि आपका फार्मर वर्कशॉप, सीएनजी व्हीकल वगैरह, ड्राइविंग कॉन्टेक्स्ट वगैरह, इसमें भी हम थोड़ा देखें क्या है क्या नहीं। अब देखिए PCRA के बारे में कुछ बात जानते हैं। फुल फॉर्म मैंने बताया था, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। इसको रजिस्टर्ड करा गया है, एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है जिसे सेटअप करा गया है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंदर, और ये इंगेज है प्रमोट करने में एनर्जी एफिशिएंसी बहुत सारे सेक्टर्स में हमारी इकोनॉमी के और एनवायरनमेंट के। और इसकी वजह से क्या होता है भाई, एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट होता है और इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है क्वालिटी ऑफ लाइफ में। तो काफी अच्छा है ये PCRA। और साथ ही साथ ये मदद भी करता है सरकार को कि आप कैसी पॉलिसीज या स्ट्रेटेजी लाइए जिससे हम पेट्रोलियम को और कंजर्व करें, इससे हमारी जो डिपेंडेंस है ना ऑयल रिक्वायरमेंट के लिए दूसरे देशों पे, वो भी और कम हो जाए। तो काफी अच्छी है ये। उसके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक कहता है भाई इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ सीमेंट प्रोडक्शन। तो सीमेंट के प्रोडक्शन से कि क्या एनवायरमेंट पे इम्पैक्ट पड़ते हैं ये हम समझते हैं। तो इसमें क्या होता है कि लाइमस्टोन जिसको हम सीमेंट को बनाने में यूज करते हैं, ये कैल्सिनेट किया जाता है। कैल्सिनेट का मतलब होता है कि जब यहाँ पे इसको हीट करते हैं किसी सॉलिड को काफी हाई टेम्परेचर पे, बिना मतलब एब्सेंस में एयर या ऑक्सीजन के, जनरली इम्प्योरिटीज वगैरह को हटाने के लिए किया जाता है। तो ये जब कैल्सिनेट किया जाता है हाई टेम्परेचर पे इन सीमेंट किल्स, किल्स का मतलब होता है एक थर्मली इंसुलेटेड ये चैम्बर होता है, एक तरीके का अवन कह लीजिए ना, इसमें टेम्परेचर वगैरह आते हैं, जैसा कुछ प्रोसेस में जैसे टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, समझे। तो ऐसे सीमेंट किल्स में जो है इसको जो है वो कैल्सिनेट करते हैं ताकि यहाँ पे लाइम को प्रोड्यूस करें, ठीक है, लाइम को प्रोड्यूस करें, और जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। और जो अमाउंट निकलता है इस कार्बन डाइऑक्साइड का जिसे ये सीमेंट की इंडस्ट्री रिलीज करती है, ये बहुत ज्यादा 900 kg कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है हर एक 1000 kg ऑफ सीमेंट जो प्रोड्यूस होती है उस पर। अच्छा खासा कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया ना। जो एग्जॉस्ट गैसेस होती हैं फ्रॉम सीमेंट क्लिन, इसमें भी कई सारे ग्रीन हाउस गैसेस आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलती है, वाटर, कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह निकलती हैं। ये माना जा रहा है कि 5 से लेकर 6% जो कि कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस का है, इसे जनरेट करा जाता है ह्यूमन की एक्टिविटीज के द्वारा, है ना, जो सीमेंट वगैरह की प्रोडक्शन से निकलता है ना, उसी से ही इतनी सारी कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है। और एमिशंस वगैरह जो फ्यूल से होते हैं, ये आपके जो माइन वगैरह में फ्यूल का जरूरत पड़ती है, ट्रांसपोर्ट वगैरह में जरूरत पड़ती है, रॉ मटेरियल के को लाते वक्त, या आपका फ्यूल जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने टाइम यूज होता है ना, जब जिस समय हम यहाँ पे सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं तो इसमें भी काफी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह निकल गई। उसके साथ एयर और नॉइज एमिशन भी होता है, क्योंकि जब सीमेंट बन रही होती है तो उसमें एयर पोल्यूशन, सॉरी एयर एमिशन हो गया, नॉइज एमिशन हो गया। उसके साथ अब देखिए इसके अंदर क्या कदम उठाए गए हैं कि जो सीमेंट को प्रोड्यूस करते वक्त जो हमारा एनवायरमेंट डैमेज होता है वो ना हो। तो पहला, ऑल्टरनेटिव बाइंडिंग मटेरियल्स। देखिए सीमेंट का प्रोडक्शन जो एमिशन करता है, जो इतना फालतू गंदगी निकालता है, इसको कम करने के लिए क्या करा गया है, ऑल्टरनेटिव बाइंडिंग मटेरियल का यूज करा जाता है, पर्टिकुलरली प्रोसेस एमिशन अगर हम कहें तो उसको यहाँ पे कम करने के लिए बाइंडिंग मटेरियल का यूज करते हैं, किसी दूसरे, है ना, ऑल्टरनेटिव कर सकते हैं, ऑल्टरनेटिव बाइंडिंग मटेरियल का यूज कर सकते हैं। दूसरी बात, इंप्रूविंग एनर्जी एफिशिएंसी स्विचिंग टू लो कार्बन फ्यूल। आप लो कार्बन फ्यूल की तरफ स्विच कर लो तो इससे क्या होगा, एनर्जी और आपकी बचेगी। साथ ही ऑप्टिमाइज द यूज ऑफ सीमेंट। अगर आप ऑप्टिमाइज करोगे सीमेंट का यूज तो इसकी वजह से जो है वो डिमांड यहाँ पे कम होगी, उसके साथ पूरा जो कंस्ट्रक्शन वैल्यू चेन है वो भी यहाँ पे जो है नॉर्मल चलेगा, इससे कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन भी कम होगा सीमेंट के प्रोडक्शन से, ठीक है। तो मतलब सीमेंट का ही जो यूज है इतना मत करो, है ना, जितना चाहिए उतना करो, फालतू अंडरस्टैंड ना करो। उसके साथ यहाँ पे इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज आ सकती है, जैसे कि कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। तो इससे क्या होगा कि भाई ये जो कार्बन वगैरह निकलता है, पर्टिकुलरली ये एमिशन वगैरह जो होता है, तो ये यहाँ पे हम रिड्यूस कर सकते हैं। और आखिरी में, इंक्रीज यूज ऑफ फ्लाई ऐश कैन हेल्प रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। कैसे, यहाँ पे थ्रू रिड्यूस फ्यूल कंबक्शन एंड रिड्यूस लाइमस्टोन कैल्सिनेशन। तो इससे हम क्या कर सकते हैं भाई, हम यहाँ पे फ्लाई ऐश का यहाँ पे यूज जो है वो बढ़ा सकते हैं। तो ये हो गया कुछ सीमेंट प्रोडक्शन के टाइम पे क्या दिक्कतें आती हैं और कैसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हाई एम्बिशन कोलिजन फॉर नेचर एंड पीपल। ये क्या है टॉपिक, तो देखिए ये जो वन प्लैनेट सबमिट हुई है वहां पे हाई एम्बिशन कोलिजन जो है
इसमें सारी स्टेट्स को यहाँ पे बुलाया है और कहा है कि आप ज्वाइन करिए बिफोर 15th मीटिंग ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। तो 15th COP से पहले आप ज्वाइन करिए जो COP आपका है टू द कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये जो होने वाला है आपका चाइना में कौन सी जगह पे होने वाला है? कुनमिंग में 2021 में होगा ये। तो ये कहा है कि भैया आइए और सब लोग ज्वाइन कर लीजिए इस 15वीं मीटिंग से पहले, ठीक है। अब जो कोलिजन है इसका एम ये है, मतलब कोलिजन का मतलब होता है जो गठबंधन वगैरह हो रहा है, इसका एम ये है कि भैया एक नया ग्लोबल फ्रेमवर्क जो है यहाँ पे हो और जो प्रोटेक्ट करे अर्थ का नेचुरल सिस्टम, प्लांट्स और एनिमल्स, है ना। और ये ऐसा जो ग्लोबल फ्रेमवर्क है इसे अडॉप्ट करा जाए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 15 में। अब जो हाई एमिशन कोलिजन है HAC, ठीक है, फॉर नेचर एंड पीपल, ये फॉर्म करा गया था 2019 में और ये एक इंटर रीजनल ग्रुप है जिसमें करीब 50 से ज्यादा कंट्रीज हैं और इसे को चेयर करा जाता है बाय कोस्टा रिका फ्रांस के द्वारा, साथ ही साथ यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। अब देखिए इसके उद्देश्य क्या है। अगर हम इसके गोल्स की बात करें तो पहला, इंक्रीज्ड स्पेशियल टारगेट्स, ताकि यहाँ पे प्रोटेक्ट करें या इफेक्टिवली कंजर्व करें कम से कम 30% जो कि प्लैनेट का है, मतलब लैंड हो सी, मतलब दोनों 2030 तक, ठीक है, मतलब 30-30 अप्रोच है, इतना समझ लीजिए 30% 2030 तक। उसके साथ इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ प्रोटेक्टेड एंड कंजर्व्ड एरियाज ऐसा। और उसके बाद इनका है भाई उद्देश्य कि भाई हम पब्लिक और प्राइवेट फाइनेंसिंग को बढ़ाएं ताकि लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट कर पाए, लोकल गवर्नेंस कर पाए और आखिरी में क्लियर इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म, ताकि हम जो है वो हम अपना जो नेचर है उसे यहाँ पे रिकवरी की तरफ बढ़ा सकें। तो भाई ये कुछ बात है। उसके बाद वन प्लैनेट समिट जो मैंने आपको बताया वो जानते हैं क्या है वन प्लैनेट समिट। ओके, वन प्लैनेट समिट ये एक इवेंट है जिसमें अलग अलग जगह की सरकारें, उसके साथ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन प्लस बिजनेस और NGOs वगैरह एक साथ आते हैं ताकि हम अपने यहाँ की बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर सके, अपने यहाँ की क्या पूरे वर्ल्ड की। इसे को चेयर करा जाता है फ्रांस के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा और वर्ल्ड बैंक के द्वारा सिंस 2017 से ऐसा हो रहा है। समिट जो 2021 में होगा, इसके 4 मेजर थीम्स देखने को मिल रहे हैं। पहला तो है प्रोटेक्शन ऑफ टेरेस्ट्रियल एंड मरीन इकोसिस्टम, दूसरा है प्रमोशन ऑफ एग्रो इकोलॉजी, तीसरा है मोबिलाइजेशन ऑफ फंडिंग फॉर बायोडाइवर्सिटी और चौथा है डिफॉरेस्टेशन एंड ह्यूमन कैपिटल। तो ये टॉपिक हुआ हमारा। नेक्स्ट हम देखते हैं रेड पांडा के बारे में कुछ बातें जानेंगे। देखिए साइंटिस्ट जो कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हैं, इन्होंने कंक्लूड करा है कि जो इंडिया है, इंडिया के अंदर दोनों सब स्पीशी रेड पांडा की देखने को मिलती हैं, हिमालयन रेड पांडा भी और चाइनीज रेड पांडा भी। और जो सियांग रिवर है अरुणाचल प्रदेश में, ये स्प्लिट करती है रेड पांडा को इन दो सब स्पीशी में। कौन सी रिवर है? सियांग, ठीक है। अब इन्होंने they have countered a Chinese study published in February 2020 which claimed that CRP is not present in India। तो इन्होंने काउंटर करी है एक जो आपकी स्टडी पब्लिश करी गई थी फरवरी के महीने में 2020 में चाइना के द्वारा कि जो CRP है वो प्रेजेंट नहीं है चाइना में, लेकिन इन्होंने कहा भाई देखो हमारे यहाँ दोनों चीजें आपको देखने को मिलेगी। अब रेड पांडा क्या होता है इसके बारे में कुछ बात जानते हैं। रेड पांडा ये इल्यूसिव और रेयरली सीन, मतलब बहुत ही कम देखे जाने वाले मैमल्स हैं जो कि आपको माउंटेन फॉरेस्ट में मिलेंगे, नेपाल के, इंडिया के, भूटान के, चाइना के और म्यांमार के, ठीक है। इतने सारे जगह पे देखने को मिलेंगे। अच्छा एक चीज समझिए, CRP का मतलब अगर आपको ऊपर समझ में नहीं आया तो इसका मतलब चाइनीज रेड पांडा होता है, ठीक है। मतलब आते बच्चे बोले CRP या बोल के चली गई, खैर तो समझ गए कहाँ कहाँ मिलेंगे ये रेड पांडा। एक नेपाल में, इंडिया में, भूटान में, चाइना में और म्यांमार में। इंडिया के अंदर बात करें तो इंडिया के अंदर ये सिक्किम में, वेस्ट अरुणाचल में, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट जो कि वेस्ट बंगाल है वहां पे और कुछ पार्ट मेघालय का जो है वहां पे देखने को मिलेंगे। उसके साथ ये स्टेट एनिमल भी है हमारी सिक्किम का, सिक्किम का स्टेट एनिमल है, कोई पूछे तो बता दीजिएगा। और इसे क्लासिफाई करा गया है कार्निवोर के तौर पे, बट ज्यादातर ये बैम्बू लीव्स खाता है, ठीक है। ये एनिमल जो है ज्यादातर अपनी जो जिंदगी है वो पेड़ों पे गुजार देते हैं रात में, मतलब एंड इवन वहां पे सो जाते हैं। और while foraging they are most active at night as they are in blooming hours of dusk and dawn। मतलब समझे कि जब ये खाना ढूंढ रहे होते हैं तो उस टाइम पे ये काफी ज्यादा एक्टिव होते हैं। अगर देखिए भाई जो आपके सुबह का वक्त एकदम या रात का वक्त जो शाम का वक्त होता है उस टाइम पे काफी एक्टिव देखने को मिलेंगे और IUCN के स्टेटस के हिसाब से इनडेंजर्ड है।
इतनी बात आपको रेड पांडा को लेके समझ में आ गई होगी, आई होप। अब IUCN के हिसाब से तो इंडेंजर्ड है, लेकिन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के हिसाब से शेड्यूल 1 में आते हैं। थ्रेट्स की बात करें तो इनको खतरा है हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन से, डिग्रेडेशन से इनका हैबिटेट घटता जा रहा है। कुछ फेरल डॉग्स इनको खा जाते हैं, या हंटिंग या पोचिंग भी इनकी होती है। रेड पैंडा ने यहाँ पे 50% अपनी पॉपुलेशन को लूज करा है पिछले 20 सालों में, और अब ये सिर्फ और सिर्फ 2500 बचे हैं, जो कि आपके इंडिया, चाइना, तिब्बत, नेपाल, म्यांमार और भूटान में है। तो कितने कम हो गए आप समझ रहे हैं, बहुत ज्यादा, तभी इनको शेड्यूल 1 में डाला गया है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो कहता है न्यू स्पीशीज डिस्कवर्ड इन 2020। 2020 में कुछ नए स्पीशीज डिस्कवर हुए हैं। जैसे कि रिसेंटली हुआ क्या है, हंड्रेड्स ऑफ न्यू स्पीशीज डिस्कवर करे हैं पूरे वर्ल्ड में, हमारी बायोडाइवर्सिटी में वो सब आ गए हैं। करीब 503 नए स्पीशीज डिस्कवर करे गए हैं 2020 के अंदर, जैसे कि आपका लंदन नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम ने बात आइडेंटिफाई करके बताई। अब कुछ इसमें से हम आपको नए जो स्पीशीज मिले हैं इंडिया के अंदर उसके बारे में बताना चाहूंगी। जैसे कि फौना में बात करें, ठीक है, तो हम देखेंगे, मतलब जानवरों में अगर हम देखें तो मुदुगा लियापिंग फ्रॉग मिला है। ये आपका वेस्टर्न घाट्स में देखने को मिलता है, एंडेमिक है, मतलब वहीं पे मिलता है। उसके बाद आपका एक आता है इसमें से गुंथेर्स वुड स्नेक, ये आपका तमिलनाडु थेनी डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। वैबर्स पोटानिला एंट स्पीशी, ये गोवा के नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में देखने को मिली। साथ में साउथ एशियन नीमैपिस मिले आपके, साथ ही साथ इंडियन गेक्कोनॉइड मिले हैं ईस्टर्न घाट्स इंडिया में। फिर अरुणाचल पिट वाइपर स्नेक अरुणाचल प्रदेश के अंदर। फिर शीजोथोरैक्स शिरोमेंसिस, उसके साथ फिश स्पीशीज जो है ये आपका अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिली है। साथ में पुंटस सेंटस फ्रेश वाटर फिश जो है वो वेलांकनी तमिलनाडु के अंदर देखने को मिला है। फिर आइए प्लांट्स में बात करें, मतलब फ्लोरा में देखें तो एलोथ्रिनरविस, ये आपका डेजर्ट जो है ना नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में वहां मिला है। उसके साथ बायोल्यूमिनेसेंट मशरूम फाइलोस काइला के मॉलिन नोंग जो कि ईस्ट खासी डिस्ट्रिक्ट में है वहां देखने को मिला है। उसके साथ एरियो कॉलन पारवी सेफिलॉन एंड एरियो कॉलन कैरावेनेस्ली वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया में देखने को मिले हैं। उसके बाद आखिरी में पोर्तुलाका लालजी व्हाइट सनरोज, आपका ये जो प्रकाशन डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश में, वहां पे देखने को मिले हैं। तो सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन, वो आप किताब में देख लीजिएगा, आपको असली वाला मिल जाएगा। खैर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक बोलता है नेशनल बेसलाइन जियो साइंस डेटा जनरेशन प्रोग्राम्स 2020-24 के लिए लॉन्च कर दिए गए हैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। तो देखो भैया, एक्टिविटीज को और यहाँ बढ़ाने के लिए हमारे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ पे कुछ नेशनल लेवल सर्वे जो है 2024 तक हो, ये यहाँ पे कवर कर रहे हैं। जैसे कि पहला आपका नेशनल जियो केमिकल मैपिंग होगी। क्या होगा? नेशनल जियो केमिकल मैपिंग। ये ऑल इंडिया प्रोग्राम है जिसमें पूरा ही सरफेस एरिया जो कि कंट्री का है उसे कवर करते हैं बाय जियो केमिकल सैम्पलिंग के थ्रू। ठीक है, जियो केमिकल सैम्पलिंग के थ्रू। और इसके यूजर्स की बात करें, यूजर्स की बात करें तो यूजर्स ये हैं, काम ये है, ये मैनेज करेगा, डेवलप करेगा नेचुरल रिसोर्सेज को, साथ ही साथ इन्वायरमेंट के अंदर एप्लीकेशन, एग्रीकल्चर, ह्यूमन हेल्थ, आपका कोई दूसरे सोशल कंसर्न के अंदर इसका एप्लीकेशन होगा, ताकि हम देखें कि आखिरकार कहाँ हमारे पास मिनरल डिपॉजिट छुपे हुए हैं। उसके बाद जो दूसरा है वो है नेशनल जियोफिजिकल मैपिंग। तो इससे क्या होगा? बेसिक और डिराइव मैप्स ऑफ बोर्जोर मतलब ग्रेविटी, एनोमली एंड इंटरनेशनल जियोमैग्नेटिक रेफरेंस फील्ड, करेक्टेड मैग्नेटिक टोटल फील्ड मैप्स ऑफ द कंट्री बाय कंडक्टिंग ग्राउंड ग्रेविटी एंड मैग्नेटिक सर्वे। तो फिर इसमें है कि आपका नेशनल जियोफिजिकल मैपिंग जनरेट्स बेसिक एंड डिराइव्ड मैप्स ऑफ बोर्जोर मतलब ग्रेविटी, एनोमली एंड इंटरनेशनल जियोमैग्नेटिक रेफरेंस फील्ड ने करेक्ट किया है मैग्नेटिक टोटल फील्ड मैप हमारे देश के अंदर, कैसे? ग्राउंड ग्रेविटी और मैग्नेटिक सर्वे करके। तो हमें बताया है कि भाई देखो यहाँ पे क्या जो है एक्चुअली में कितनी मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, कहाँ है, कैसी है। उसके बाद तीसरा क्या है? नेशनल एरो जियोफिजिकल मैपिंग प्रोग्राम टू डिलिनेट concealed deep seated structure litho units capable of hosting mineralization।
तो यहाँ पे हमारा ये पार्ट भी कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब योर चैनल सिर्फ IAS, and please share your views in the comment box. Have a nice day.